हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स सिटी पर। गाइस, आप में से कई लोग पूल में खेलना पसंद करते होंगे, लेकिन क्या हो अगर वो पूल हॉन्टेड हो? तो वो आपकी इच्छा तो पूरी कर देगा, लेकिन बदले में आपकी फैमिली मेंबर की जान लेगा। तो क्या ऐसे में आप उस घर में या फिर पूल में खेलना पसंद करेंगे? आज की मूवी इसी पे बेस करती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम नाइट स्विम देखने वाले हैं, जो कि इस साल की अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया था ब्रूस मैकगियर ने। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो मेक श्योर कि आप इसे आखिरी तक देखें। विदाउट अ फर्दर अडू बढ़ते हैं मूवी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है 1992 से, जहां एक यंग गर्ल रेबेका से हमारी मुलाकात होती है, जो अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक उसे एक आवाज आती है बाहर से, जो कि पूल में पड़े एक बोट की थी। रेबेका अपने कमरे से उठती है और अपने भाई टॉमी के कमरे में जाके उसे बोलती है कि वो उसका मिसिंग बोट लेके आएगी, इस बात से अनजान कि उसके साथ क्या होने वाला है। रही बात टॉमी की, तो वो एक बीमार बच्चा था जो चल फिर नहीं सकता था। एनीवे, रेबेका अपनी मॉम से छुपकर पूल की तरफ जाती है और बोट पूल से बाहर निकालने की कोशिश करती है कि अचानक उसे कोई पानी में गिरा देता है। रेबेका खुद को बाहर निकालने की कोशिश करती है कि तभी उसे अपनी मॉम की आवाज और उनका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। इसलिए वो मॉम को बुलाते हुए ऊपर आती है कि वहाँ कोई नहीं रहता। इससे पहले रेबेका कुछ समझ पाती, कोई उसे पानी में खींच लेता है और रेबेका हमेशा के लिए डूब जाती है। सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहां हमारी मुलाकात होती है वेलर फैमिली से, यानी रे, उसकी वाइफ ईव और उसके दो बच्चे इजी एंड एलेट से। दरअसल ये सभी एक नया घर ढूंढ रहे थे रिसाइड करने के लिए, जिसमें उनकी मदद कर रही थी मिस के, जो कि एक ब्रोकर है। हमेशा की तरह मिस के अपने क्लाइंट्स यानी वेलर फैमिली को घर दिखा रही थी, तभी के रे के बेसबॉल के बारे में बोल रही थी, जहां हमें पता चलता है कि दरअसल रे एक बहुत ही एम्बिशियस बेसबॉल प्लेयर था, बट उसका तबीयत इतना खराब हो गया था जिसके चलते वो बेसबॉल से हमेशा के लिए दूर हो गया। एनीवे, घर देखने के बाद सब कार से जा रहे होते हैं कि अचानक रे को एक घर दिखाई देता है जो सेल पे था। बिना वक्त गवाए वो लोग के को बुलाते हैं और उस घर के बारे में भी पूछते हैं। के उन्हें घर दिखाती और कहती है कि ये उतना खास नहीं है, बट अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो जरूर देख लीजिए। सभी लोग इंक्लूडिंग दोनों बच्चे घर के इंटीरियर देख रहे होते हैं। रही बात रे की, तो वो घर का प्राइवेट पूल देख रहा होता है। जी हाँ, ये वही पूल है जिसमें रेबेका डूबकर मर चुकी थी। रे उस पूल में एक बॉल देखता है और वो उसे उठाने की कोशिश करता है कि अचानक वो पूल, जो पूल शीट से कवर था, उसमें वो गिर जाता है और गिरते ही उसे अपने पास के मेमोरीज यानी बेसबॉल वाला इंसिडेंट याद आता है। रे वापस अपने प्रेजेंट टाइम में आता है और पानी से बाहर आने की कोशिश करता है कि इतने में एलेट रे को देखता है और अपनी मॉम को बुलाते हुए रे की तरफ भागते हुए जाता है। एलेट का आवाज सुन के सभी रे के पास आते हैं एंड ईव रे को उठाते हुए वहां से लेके जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रे और ईव हॉस्पिटल में होते हैं, जहां डॉक्टर कहती है कि रे की हालत अच्छी नहीं है, इसलिए जरूरी है कि वो यहीं रुके ताकि उसका डायग्नोसिस कर सके। साथ ही उसे सिंपल चीजें जैसे वॉकिंग, योगा या वाटर थेरेपी करने का सजेशन देती है। रे हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो ईव को वही घर लेने के लिए बोलता है जिसमें पूल था। इस पे ईव कहती है कि मुझे खुद का घर चाहिए, बार बार ट्रांसफर करने से बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, बस स्टिल रे उसे मनाता है, जिससे ईव मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉलर फैमिली वही पूल वाला घर लेते हैं। सभी लोग घर के सारे फर्नीचर्स को सेट करने में लगे रहते हैं और पूल साफ करते हैं। अब क्योंकि पूल में बने एक होल में साफ करना जरूरी था, इसलिए रे उसे साफ कर रहा होता है कि अचानक उसका हाथ वहां कट जाता है, जिससे पूल के अंदर का पानी ऊपर आने लगता है। पानी को ऊपर आते हुए देखकर सब हैरान होते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल बात बिल्कुल भी नहीं थी। इसलिए सफाई करवाने के लिए रे पूल मेंटेनेंस वालों को बुलाता है, जो उन्हें बताते हैं कि दरअसल पूल सेल्फ सस्टेन है, क्योंकि ये पानी अंदर से लेता है, यानी ये स्प्रिंग एरिया है। ये सुनकर वो सभी लकी फील करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पूल में पानी सेट करने के बाद सभी पूल में एंजॉय करते हैं और कॉइन सर्चिंग का गेम खेलते रहते हैं। रात हो जाती है और हम देखते हैं कि रे पुराने टेप्स देख रहा होता है और अपनी यादों में खोया हुआ रहता है, और दूसरी तरफ ईव अपने बिल वगैरह नोट करती रहती है। सारा काम खत्म करके ईव पूल में स्विम करने जाती है, जहां एलेट की बिल्ली यानी साइडर भी रहता है। ईव पीसफुली स्विम कर रही होती है कि अचानक उसे रे का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, और जब वो पानी से बाहर आती है तो उसे कोई नहीं दिखता। ईव ये चीज समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी पूल में लगे लाइट्स फ्लिकर करने लगते हैं। ईव काफी वियर्ड फील करने लगती है, इसलिए वो पानी से बाहर आकर अपने बच्चों को देखने जाती है। बच्चों को देखने के बाद ईव रे से बोलती है कि पूल को ढक के रखने में ही भलाई है, प्लस लाइट्स भी चेक करना है। रे हाँ में जवाब देता है और बात वहीं खत्म हो जाती है।
देन हम देखते हैं कि एलेट का कैट साइडर पूल के सामने घूम रहा होता है कि उससे वही टॉमी का खिलौना वाला बोर्ड सामने आता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है और देखते ही देखते कैट भी पानी के अंदर डूब जाता है। अगली सुबह सभी लोग कैट को ढूंढते रहते हैं बट वो कहीं नहीं मिलता, जिससे एलेट काफी दुखी हो जाता है। उसकी हालत देखकर ईव इजी से बोलती है कि वो एलेट से थोड़ा अच्छे से बिहेव करे। इस पे इजी मान जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रे पानी में ही पड़े कैट का बेल्ट उठाता है कि अचानक वो देखता है कि उसके हाथ में लगा चोट ठीक हो गया, वो भी पूरी तरीके से, जो कि काफी अजीब बात थी रे के लिए। इस तरह दिन पास होता है और ईव देखती है कि रे ज्यादातर पूल में ही अपना टाइम स्पेंड करता है। ताज्जुब की बात यह थी कि उसकी हेल्थ पहले से भी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो रही थी। इन सब के बीच में वो लोग डॉक्टर से मिलते हैं, जहां डॉक्टर रे का टेस्ट लेती है। टेस्ट रिजल्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान हो जाती है क्योंकि रे काफी इम्प्रूव हो रहा था। ये सुनकर रे एकदम खुश होता है और बताता है कि उनके घर में एक पूल है जहां वो वाटर थेरेपी यानी स्विमिंग करता है और ये उसी का असर है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रे पहले से भी ज्यादा वक्त पूल में बिताने लगा। शॉकिंगली उसकी तबीयत भी बेहतर हो चुकी थी। रे अपने प्रोग्रेस से खुश था बट समवेयर ईव को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि प्रोग्रेस वो भी इतनी तेजी से कैसे हो सकता है। खैर, अगले दिन एलेट स्विम करना चाहता था कि ईव उसे बोलती है कि वो रे के साथ स्विम करे सेफ्टी के लिए, इसलिए एलेट ईव के पास जाता है। अब क्योंकि रे एक्सरसाइज करने में बिजी था, इसलिए वो एलेट के हाथ में रखे जार में से एक कॉइन उठाता है एंड उसमें पेन से मार्क करते हुए बोलता है कि इसे तुम पूल में फेंक दो, मैं आके ढूंढूंगा एंड ज्यादा अंदर मत जाना। एलेट रे की बात मानकर पूल के अंदर जाता है और खेलता रहता है कि अचानक उसे पानी में कॉइन गिरता हुआ दिखाई देता है। एलेट को लगता है कि उसके पापा ने कॉइन फेंका है, इसलिए वो पानी के ऊपर आता है, पर शॉकिंगली वहाँ कोई नहीं होता। दैट्स वाई वो अगेन पानी के अंदर जाता है कि अगेन उसे कॉइन्स गिरते हुए दिखाई देते हैं। वो सारी कॉइन्स को उठाने लगता है और इतने में उसे पानी के ऊपर एक रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। एलेट ऊपर आता है और अगेन उससे कोई दिखाई नहीं देता। एलेट को लगता है कि ये काम इजी का है, इसलिए वो उसे ऐसा काम ना करने के लिए बोलता है और वापस पानी में खेलता रहता है। थोड़ी देर में एलेट को एक लड़की की आवाज पूल में बने एक होल से आती है। वो लड़की अपना नाम रेबेका बताती है और एलेट से कहती है कि मैं अपनी मॉम को ढूंढ रही हूँ और तुम्हारा खिलौना मेरे पास है। एलेट थोड़ा वियर्ड फील करता है बट स्टिल खिलौना लेने के लिए जाता है। जैसे ही वो खिलौना उठाता है, वहाँ एक डरावना फिगर उसके हाथ पकड़ लेता है। एलेट एकदम डरता है और अपनी मॉम ईव को बताता है। बिना वक्त गवाए ईव पूल के पास जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। ईव ये बात के को बताती है बट के बोलता है कि ये सब एलेट का वहम है। तभी वहाँ इजी आ जाती है। अब क्योंकि के बिल्कुल ठीक हो चुका था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो एक पूल पार्टी ऑर्गेनाइज करेगा जिसमें वो अपने दोस्तों को बुलाएगा। ये सुन के इजी काफी खुश होती है क्योंकि वो भी अपने कॉलेज फ्रेंड्स को बुलाने वाली थी, बट समवेयर ईव उतना बेटर फील नहीं कर रही थी। खैर, उसी दिन एलेट का बेसबॉल प्रैक्टिस रहता है, इसलिए के ईव और इजी को प्रैक्टिस सेक्शन में आने बोलता है ताकि एलेट को थोड़ा अच्छा लगेगा, प्लस के भी अपने पुराने दिन में जा सकता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि सभी लोग एलेट के बेसबॉल प्रैक्टिस में होते हैं। ईव एलेट को मोटिवेट करती है और बेसबॉल का कोच बाकी मेंबर्स को के से इंट्रोड्यूस करवाता रहता है। एनीवे, मैच चालू होता है और एक एक करके सभी लोग बैट करते रहते हैं। एलेट भी अच्छा परफॉर्म करता है। अब क्योंकि कोच जानता था कि के को बेसबॉल खेलना काफी पसंद है, इसलिए वो के को कुछ शॉट्स खेलने बोलता है। के थोड़ा हिचकिचाता है बट स्टिल वो कुछ शॉट्स खेलता रहता है। पहले के 2 शॉट्स वो मिस कर जाता है, लेकिन थर्ड शॉट में हम देखते हैं कि के एकदम जोर से बॉल को हिट करता है, जिससे बॉल दूर भी फेंका जाता है, प्लस वो फट भी जाता है। ताज्जुब की बात यह थी कि ऐसा करने में उसी पूल का हाथ था। बेंच में बैठे ईव और इजी ये देखकर हैरान होते हैं और साथ ही एलेट भी शॉक में था। उस दिन के बाद से के अपना ज्यादातर समय, चाहे वो सुबह हो या फिर शाम, पूल में ही टाइम स्पेंड करता था, जिसे देखकर ईव काफी परेशान रहती थी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इजी अपने कॉलेज के बॉयफ्रेंड रोनिन को रात में बुलाती है पूल में खेलने के लिए। रही बात ईव और केक की, तो वो बाहर थे एंड इजी के कहने पर एलेट भी अपने पेरेंट्स को इस बारे में कुछ नहीं बताएगा, ये प्रॉमिस करता है। इजी और रोनिन पूल में ब्लाइंड गेम खेल रहे होते हैं कि रोनिन मजाक करने के लिए पूल से बाहर निकलता है। इजी जो आंख बंद करके रोनिन के बोलने का इंतजार कर रही थी कि उसे एक अजीब सा आवाज आता है और हमें एक डरावना फेस दिखाई देता है। इजी को लगता है कि ये काम रोनिन का है, इसलिए वो उसे खोजते हुए नीचे जाती है कि हम देखते हैं कि पूल खत्म ही नहीं हो रहा। इजी एकदम डरी हुई रहती है कि तभी उसे वही डरावना फेस दिखाई देता है, जिससे इजी डर के मारे पानी से बाहर आती है और वो भी स्क्वायर होल से, जिसमें से एक लाइट आ रही थी। इजी के बाहर आते ही रोनिन उसे संभालता है और उससे इस बारे में पूछता है, बट इजी खुद को संभालते हुए रोनिन से कहती है कि सब ठीक है। इतने में एलेट चिल्ला के बोलता है कि मॉम डैड आ गए हैं। ये सुनकर इजी रोनिन को जाने बोलती है एंड रोनिन उसे किस करके चला जाता है। रोनिन के जाते ही इजी खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करती रहती है। अगले दिन हम देखते हैं कि पूल पार्टी का दिन आ चुका था और ईव कुछ सामान लेने बाहर गई हुई थी। रही बात इजी की, तो वो रात वाले इंसिडेंट से डर कर अपने रूम में ही बैठी हुई थी कि हम
हम देखते हैं कि एलेट वहाँ आता है और उसे दरवाजा खोलने के लिए बोलता है, क्योंकि वो इजी को पूल से डरकर बाहर आते हुए देख लिया था। लेकिन इतना बोलने के बाद भी इजी बाहर नहीं आती, इसलिए एलेट पेरेंट्स को रॉनिन के बारे में बताएगा बोलता है, जिससे इजी कमरे से बाहर आ जाती है। इजी एलेट को समझाती है कि घर शिफ्ट होने के बाद पहली बार मॉम खुश है, प्लस डैड की हेल्थ भी काफी सुधर गई है, तो उन्हें परेशान नहीं कर सकते, और वैसे भी वो लोग हमारे बात को नहीं मानेंगे। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि वहाँ ईव आ जाती है शॉपिंग करके, जिससे एलेट और इजी नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं। थोड़ी देर में पार्टी शुरू होती है, जिसमें पड़ोसी, बेसबॉल का कोच और उसके फैमिली वगैरह भी आ गए थे। इसके अलावा इजी के फ्रेंड्स एंड रॉनिन भी पूल पार्टी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन एलेट जानता था कि कुछ गड़बड़ होगा, इसलिए वो घर के अंदर से कैमरा लगा के पूल की तरफ देखता रहता है। दूसरी तरफ रे अपने बेटे एलेट को खोज रहा होता है कि तभी बेसबॉल कोच का बेटा टाई रे के पास उसका हिट किया हुआ बॉल लेके आता है ऑटोग्राफ के लिए, जहाँ के बॉल का हालत देखकर थोड़ा हैरान होता है, बस स्टिल उसे इग्नोर करके साइन करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि के टाई को उठाकर फ्रेंडली मैच खेलने के लिए पूल में चला जाता है। यहाँ किचन में ईव कोच की वाइफ और ब्रोकर के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। इसी बीच एक टाइम ऐसा आता है जिसमें ईव के से पूछती है कि पूल के मेंटेनेंस वालों ने बताया कि ये पूल पिछले 5 सालों से यूज नहीं हुआ है। ये बस सुनकर के थोड़ा परेशान होती है, लेकिन ईव की जिद के चलते के बताती है कि यहाँ के रहने वाले लोग घर शिफ्ट कर लिए थे क्योंकि उनके पूल में कुछ अजीब हादसे हो रहे थे। वो ये कि एक छोटी लड़की इस पूल में डूबकर मर गई थी। तभी ईव पूछती है कि क्या उसका नाम रेबेका था। इस पे के हाँ में जवाब देती है। तभी हम देखते हैं कि रे, जो बच्चे को कंधे में बैठाकर खिला रहा था, गेम में जीत जाता है, बट अचानक से वो खुद और बच्चे को लेकर पूल के नीचे जाने लगता है। कंधे में बैठा टायर रे को छोड़ने के लिए बोलता है, बट बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि एक अजीब सा ब्लैक स्मोक रे के अंदर घुस जाता है, यानी वो पोजेस हो चुका था। टायर खुद को छुड़वाने की कोशिश करता रहता है। रूम में बैठा एलेट कैमरा से सब देख लेता है और भागते हुए अपनी मॉम से इस बारे में बताता है। उसी वक्त कोच अपने बेटे को खोजते हुए आता है और देखता है कि उसका बेटा पानी में डूब रहा है। बिना वक्त गवाए वो तुरंत पानी में कूदता है और अपने बच्चे को बचाता है। सेम टाइम में ईव आती है और रे को पानी से बाहर करती है और उसे सीपीआर देती रहती है। लकीली थोड़ी देर में सब नॉर्मल हो जाता है, बट मामला इतना बिगड़ गया था कि वहाँ पुलिस आ जाती है। ईव की रिक्वेस्ट पर कोच पुलिस को सब ठीक है बोलता है, जिससे पुलिस वहाँ से चली जाती है। ईव बिल्कुल भी नॉर्मल फील नहीं कर रही थी, इसलिए वो सबको लेकर कार से जाने वाली रहती है, जिसमें रे अपोज करता है, बट ईव के कहने पर रे मान जाता है। जैसे ही ईव कार को पीछे लेती है, रे की तबीयत खराब हो जाती है, जिससे उन्हें वापस घर में जाना पड़ता है। ईव डॉक्टर से फोन में बोलती है कि ऐसा लग रहा था कि कोई उसके अंदर से जाने नहीं दे रहा है। इस पर डॉक्टर बोलती है कि वो नर्व्स की वजह से हो रहा होगा, तुम शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ये बोलकर डॉक्टर फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। रे होश में आता है और ईव से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे पूल में छोड़े, बट ईव ऐसा नहीं करती और पूल का सच जानने का ठान लेती है। रही बात बच्चों की, तो उस रात एलेट इजी के साथ उसके कमरे में सोता है। तभी वहाँ ईव आती है और इजी को मोटिवेट करती है कि वो सब साथ रहेंगे। अगले दिन हम देखते हैं कि ईव के साथ कोऑर्डिनेट करके पता करती है कि जितनी भी फैमिली वहाँ रहती थी, उनमें से कोई न कोई हमेशा गायब हो जाता है। अब क्योंकि लास्ट फैमिली रेबेका की है, इसलिए ईव मिसेस समर्स को खोजने जाती है। एक लंबे सफर के बाद ईव मिसेस समर के घर में पहुंच जाती है एंड हम देखते हैं कि मिसेस समर की हालत खराब रहती है। कन्वर्सेशन के दौरान हमें पता चलता है कि उनका बेटा टॉमी अभी बिल्कुल ठीक है और वाशिंगटन में है। अब क्योंकि मिसेस समर डायरेक्टली पूल के बारे में नहीं बोल रही थी, इसलिए ईव के फोर्स करने पर मिसेस समर बताती है कि जहाँ पूल है वहाँ पहले कभी एक स्प्रिंग था, यानी एक ऐसा लेक जो लोगों की इच्छा पूरी करता है, इसलिए लोग उसकी पूजा करने लगे। बट धीरे धीरे सभी लोग पानी की असलियत जान लिए थे। कोई नहीं जानता था कि उस पानी में आखिर है क्या। साथ ही हमें पता चलता है कि उस रात जब रेबेका की डेथ हुई थी, तब टॉमी उसे बचाने के लिए रूम से बाहर आने की कोशिश करता है, बट रूम ऑटोमेटिकली बंद हो गया था और मिसेस समर बस खड़े होकर रेबेका को मरते हुए देख रही थी। ये सब बोलते बोलते उनके आंखों से ब्लैक कलर का आंसू आने लगता है, जो कि उस पूल के वाटर को दर्शाता है। इसका मतलब मिसेस समर ने टॉमी के लिए रेबेका को कुर्बान कर दिया था और ईव ये बात समझ गई थी। खैर, समर आगे बोलती है कि प्यार में तो सैक्रिफाइस देना पड़ता ही है, और ये सुनकर ईव बोलती है कि ये प्यार नहीं है। बट इससे पहले वो आगे बोलती, समर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसके आंखों और मुंह से वही ब्लैक वाटर आने लगता है। ईव ये देखकर एकदम परेशान होती है एंड मिसेस समर खराब हालत में भी यही बोलती है कि पानी 15 सालों के बाद हमेशा जागता है। बिना वक्त गवाए ईव अपना पर्स लेकर घर की तरफ बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रे, जो नहा रहा था, उससे अचानक ब्लैक वाटर की ताकत इफेक्ट करने लगती है और उसके आंखों से भी ब्लैक वाटर आने लगता है, विच मीन्स अब वो उसी शैतानी लेक के कंट्रोल में था। इस बात से अनजान इजी और एलेट घर आते हैं। घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए इजी गैरेज में जाती है चेक करने के लिए।
रही बात एलेट की, तो वो वहाँ खड़े होकर अकेले पानी पी रहा था कि उसे पूल साइड से साइडर यानी उसकी बिल्ली का वॉइस आता है। वो आवाज का पीछा करते हुए पूल की तरफ जाता है और हम देखते हैं कि पूल कवर का लीवर ऑटोमेटिकली मूव करने लगता है। जैसे ही एलेट साइडर को बुलाते हुए आगे जाता है कि उसे एक डरावना एंटिटी दिखाई देता है जो उसे अपने साथ पानी में खींच लेता है। एलेट के गिरते ही पूल कवर तेजी से पूल को कवर करने लगता है, बट लकीली इजी ये सब देख लेती है और लीवर को पकड़ती है ताकि वो वापस उसे घुमा सके। तभी वहाँ ईव भी आ जाती है जो उसकी मदद करती है। इजी ईव को एलेट के बारे में बताती है, इसलिए वो एलेट को ढूंढने के लिए पानी में जाती है और इजी को मदद बुलाने के लिए बोल देती है। पानी में जाने के बाद ईव देखती है कि एक गहरा गड्ढा बना हुआ है। वहाँ तक जाने के लिए ईव एक पाइप को लीवर से बांधती है और अंदर तक जाती है। यहाँ इजी मदद बुलाने के लिए जाती है कि अचानक जमीन में पड़ा टूटा हुआ पानी का ग्लास था जिससे वो फिसलकर गिर जाती है। कांच की वजह से उसे चोट लग जाती है, बट स्टिल वो हिम्मत करके उठती है और हेल्प मांगने के लिए जाती है। इतने में उसे एक आवाज आती है। आवाज का पीछा करने पर उसे अपने डैड दिखाई देते हैं जो पूरे पोजेस्ड हो चुके थे। इजी ये देखकर घबराती है और मदद बुलाने की कोशिश करती है, बट रे उसे ऐसा करने नहीं देता और उसे गैरेज में बंद कर देता है। दूसरी तरफ ईव पानी के गहराइयों में जाती है जहां उसे एलेट बेहोश मिलता है। ईव उसे लेकर वापस जाने की कोशिश करती है, बट अचानक ढेरों पानी में पड़े आत्माएं उसे जाने नहीं देते। तभी वहां रेबेका की सोल आती है जो उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाती है। बिना वक्त गवाए ईव बाहर से आ रही रोशनी को फॉलो करते हुए पूल से सही सलामत वापस आ जाती है। अब क्योंकि एलेट बेहोश था इसलिए ईव उसे सीपीआर देने की कोशिश करती है कि इतने में रे वहां आता है और उसके साथ लड़ाई करने लगता है। ईव उसे लड़ नहीं पाती और रे उसका गला दबाते हुए उठाता है कि इतने में पीछे से इजी आती है बेसबॉल बैट लेके और रे को सर पर मारती है, जिससे रे धीरे धीरे अपने सेंसेस में आने लगता है एंड ब्लैक वाटर वोमिट कर देता है, विच मीन्स वो नॉर्मल हो गया था। इसी बीच एलेट भी होश में आ जाता है। सभी उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाने वाले रहते हैं कि एलेट चल नहीं पाता और पेट दर्द के चलते जमीन में गिर जाता है। ईव और रे समझ गए थे कि ये सब पानी के कारण हो रहा है। तभी पूल में हलचल होती है और पूरा पूल ब्लैक वाटर बन जाता है। एलेट की जान बचाने के लिए रे पानी के अंदर जाता है क्योंकि किसी न किसी को प्राइस पे करना पड़ेगा एंड सभी लोग ये देखकर रोने लगते हैं। जैसे ही रे पानी में जाता है पूल नॉर्मल हो जाता है और एलेट भी ठीक हो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि एलेट अपने डैड के पुराने क्लिप देखता है, प्लस वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो घर को सेल नहीं करेंगे ताकि ये पूल किसी और को परेशान ना करे। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि वो तीनों पूल को खाली करते हैं और ट्रैक्टर की मदद से उसमें मिट्टी भरते हैं ताकि वो पानी उन तक कभी ना पहुंचे। और इस तरह हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।